हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मोहम्मद शाह फैसल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यंगस्टर कम्पिटिटिव मास्टर में। दोस्तों, हम लोग अभी हिंदी सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को अलंकार पर बारे में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक अलंकार की बताऊंगा जो आप लोग एक ही सेकंड में देखकर कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, और घंटे को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो डायरेक्ट पहुंच सके और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अब वीडियो को शुरू करता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आता है अलंकार। अलंकार का अर्थ पहले हम लोग समझ लें कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। यहाँ हम अलम का अर्थ जो होता है वो आभूषण, और आभूषण किसके लिए होता है? पहनने के लिए। मीन्स आभूषण किसी भी स्त्री के पहनने के लिए, स्त्री या फिर जो भी इसको आभूषण पहनता है, मतलब कि शोभा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर शोभा बढ़ाने का अर्थ किसी मनुष्य जाति की शोभा बढ़ाने से नहीं है। इस आभूषण का अर्थ यहाँ पर हम काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह अलंकार का अर्थ हो गया काव्य, जहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हों, वही अलंकार कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार होते कितने हैं ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अलंकार अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक अर्थालंकार और दूसरा शब्दालंकार। अब हम आपको अर्थालंकार और शब्दालंकार की ट्रिक बताएंगे कि आपको कैसे पहचानना है। तो फिलहाल पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं। अर्थालंकार के वैसे तो कई भेद होते हैं, ज़्यादा भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी यूपी टेस्ट सी टेट में ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यही पढ़ेंगे। पहला उपमा है, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा। हमारे यही क्वेश्चंस, यही 3 इम्पॉर्टेंट हैं, यही 3 इम्पॉर्टेंट है। बाकी होते तो और भी हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन वो को एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आप 3 समझ गए। दृष्टांत होता है संदेह, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कभी कभी हो जाता है, मैं इसकी भी ट्रिक आपको हल्का सा बता दूंगा। लेकिन जो ज़रूरी है एग्ज़ाम में, जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं हर साल, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मैं इनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कभी भी भूल ही नहीं सकते हो कि उपमा क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है, रूपक क्या है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, इंतज़ार करें और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। उपमा हम जान लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। मीन्स उपमा का मतलब कंपेयर करना किसी से। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में हम देख लेते हैं, सागर सा भी गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका। यहाँ देखिए, सागर
यहाँ पे सागर की तुलना ऊंचे पहाड़ से की जा रही है। अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो उपमा अलंकार जब पंक्ति में योजक मीन्स ये योजक चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। आए व शब्द या योजक चिन्ह के जस्ट बाद सीधे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस योजक चिन्ह के जस्ट बाद सा सी से सरिस शब्द आता है तो आप लोग आँख बंद करके उपमा अलंकार पर निशान लगा सकते हो, आँख बंद करके। नहीं मेरी बातों को एक गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे ये इस सब में ये चीज़ आपको लगी मिलेगी। तो जैसे ही आप लोग को ये दिखाई पड़े और पूछे, क्वेश्चन आता है कि इस अगर कोई मतलब कोई दोहा दे देगा या कुछ भी दे देगा, तो आप लोगों को से पूछेगा कि ये कौन सा अलंकार है। जैसे कि ये एग्जांपल देख लीजिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें देखिए सागर के बाद ये देखिए योजक चिन्ह और फिर सा आया है, ठीक है। फिर देखिए पहले गिरी के बाद योजक चिन्ह और फिर सा का इस्तेमाल हुआ है। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को ये दिखे वो बिना देखे आप उपमा अलंकार लगा देना। मेरी गारंटी है कि आप लोगों का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। आप समझ गए ना। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, किसी भी पंक्ति में कोई भी एग्जाम्पल हो, योजक चिन्ह आए वह शब्द सासी से आए। अब हाँ एक चीज़ और, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जहाँ योजक चिन्ह दिखे और उसके बाद तुरंत सासी से आए वहीं पर लगाना है उपमा अलंकार। क्योंकि अभी मैं आपको उपमा के बाद उत्प्रेक्षा और रूपक में भी इस तरह थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि योजक चिन्ह दूसरे रूपक में भी आएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो ये ध्यान ये रखना है कि योजक चिन्ह के बाद सा सी से योजक चिन्ह के बाद सा सी से सरिस आए तभी आपको उपमा अलंकार लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को उपमा के बाद जानकारी हो गई आप लोगों को। अब आता है इसके बाद अर्थालंकार का दूसरा भेद, रूपक अलंकार जिसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए, चिन्ह पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से ना हो, मतलब कि योजक चिन्ह ये वाला जो अब मैंने आपको उसमें दिखाया था, ये योजक चिन्ह आए और इसमें देखिए उपमा में सासी से आता है, योजक चिन्ह के बाद सासी से आए, लेकिन रूपक में इसके जस्ट उल्टा है। उसमें देखिए उसमें रूपक में जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, पंक्ति में केवल ये वाला योजक चिन्ह आए, ठीक है। पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए लेकिन ये सासी से ना हो, समझे। जिसमें सासी से ना हो, केवल ये योजक चिन्ह आए तभी आप लोग को रूपक लगाना है, अन्यथा
नहीं लगाना। अगर लगा दिया गलती से तो सवाल गलत हो जाएगा। तो मेरी बातों को, इस चीज़ को बहुत गहराई से ध्यान देना है कि उपमा में योजक चिन्ह के बाद सा सी से सा आए या सरिस आए तभी उपमा होगा। और अगर केवल योजक चिन्ह आता है तो और सासी से नहीं आता तो रूपक अलंकार हो जाता है वो। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को। जैसे रूपक का उदाहरण देख लेते हैं। वन शारदी चंद्रिका, योजक चिन्ह चादर ओढ़े। ठीक है ना, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। इसमें आप देखिए कि देखिए योजक के बाद सा नहीं आया। अगर सा आ जाता तो ये उपमा अलंकार होता, रूपक नहीं। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह के बाद सासी से ना आए तभी रूपक होगा। समझे? तो ये हो गई आपकी रूपक की ट्रिक। अब आप लोगों को 1 सेकंड में ये चीज़ आप सीख जाओगे। तो ध्यान रखना है, उपमा में योजक के बाद सासी से आए तो उपमा अलंकार न, और अगर योजक चिन्ह के बाद सासी से ना आए तो रूपक अलंकार लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं उत्प्रेक्षा में। अब ये अर्थालंकार का तीसरा पार्ट है ये, जिसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु जमानव जानव आदि आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब अभी इसमें ये ध्यान देना है कि जिन वर्णों में, मतलब जिस पंक्ति में मनु जनु मनहु मानव जानव आदि शब्द आए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसी बात पे आप लोग लाइक मार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए, क्योंकि ये ट्रिक आपको यूट्यूब में कहीं मिलने वाली नहीं है। ये ट्रिक इसीलिए कहता हूँ कि मेरे चैनल पे आप बने रहिए, है ना। तो आप आज ये तो सब मजाक वाली बातें हो रही हैं। तो आप लोग उत्प्रेक्षा में ट्रिक समझिए। यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानव जानव आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझे? मतलब जहाँ मनु जनु मनहु मानव ये सब आए उसे वहाँ पर धड़ाक से लगा देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, नेत्र मानव कमल है, मतलब देखो इसमें मानव आ गया ना, मानव आ गया तो तब ये धड़ाक से लगा दो, भड़ाक से नंबर आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया यूपी टेट में, है ना। तो देखिए हम बताए हुए हैं मानव, देखिए मानव आ गया, मानव नेत्र मानव कमल है मीन्स मानव आ गया तो ये उत्प्रेक्षा हो गया। दूसरा उदाहरण इसमें देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 एग्जांपल देखना मेरे हिसाब से ज़रूरी था, इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल भी इसमें दे दिया, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये दूसरी पंक्ति है, सोहत ओढ़ है पीत पट, सोहत ओढ़ है पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। अर्थात यहाँ पर मनहु देखिए आ गया, मनहु आ गया, तो आप धड़ाक से लगा दीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब आपको रिवीजन करवा देता हूँ एक बार फिर से, नहीं कहीं भूल ना जाओ। उपमा में जहाँ योजक चिन्ह के बाद सासी से आए वो आपका उपमा अलंकार हो गया। और उसके बाद उन रूपक अलंकार जहाँ पे योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आए वो आपका
योजक योजक चिन्ह के बाद शासी से ना आए वहाँ रूपक अलंकार लगा देना है। और जिन पंक्ति में मनहु जानहु मानो जानो आदि आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप भी इतनी छोटी सी ट्रिक है देखो, आप ये मेरे ख्याल से आप लोग जितने भी व्यूवर मेरे प्यारे भाई बहन हैं देख रहे हैं, इस चीज़ को आप अलंकार कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता है। तो लिहाजा मेरे चैनल पर बने रहें और मन लगा के पढ़ाई करें। मेरा दावा है कि तो आपको 30 में 30 नंबर मैं दिलाऊंगा हिंदी में, है ना। तो अब ये आपका 3 अर्थालंकार 3 भेद आपको मैंने बता दिया है। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको बता दूं, इसी इसी के नाम उसमें अर्थालंकार में एक अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, इसको भी समझ लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है ना। जब किसी मेन चीज़ आप में ये समझिए, सीधी सी चीज़ है, जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, ये चीज़ देखिए कि इसमें का पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी को आप समझ लीजिए, आपको अतिशयोक्ति समझ में आ जाएगा। जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में जैसे कि आप समझ लीजिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, आगी सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर देखिए हनुमान जी की पूंछ में आग इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में पूरी आग भी ना लग पाई और सारी लंका जल गई। तो यहाँ पर बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो ये भी ध्यान देना है कि जहाँ पर मनहु जानहु ये सब वर्ड ना हो और ये इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताया गया हो, वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके बाद अब हम अर्थालंकार हो गया, अब आपका शब्दालंकार आता है। शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। तो इस पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में देखते हैं और आपको ट्रिक बताते हैं। तो थोड़ा असमंजस बनाए रखिए और आराम से देखिए। मैं आपको शब्दालंकार की भी ट्रिक ऐसी बता दूंगा कि आप ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हैं। तो मेरी वीडियो को शेयर कर दें, इसी बात पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है ऐसी ट्रिक बताने के लिए। अनुप्रास अलंकार, अब अनुप्रास अलंकार देख लीजिए। बार जिस वर्ण में जिस पंक्ति जो भी पंक्ति है उस पंक्तियों में वर्ण, ध्यान रखिएगा, वर्ण बार बार आए। एक वर्ण जो है, एक वर्ण यहाँ पर मिस हो गया लगता है, एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब समझिए, वर्ण आए, शब्द नहीं, वर्ण। इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान रखना है, वर्ण और शब्द में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए ये तो ध्यान रखिए कि जहाँ जिन पंक्ति में एक वर्ण बार बार आए या बार बार एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें देखिए चार शब्द बार बार आया है, मतलब मीन्स 4 शब्द की आवृत्ति बार बार आई हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बल बिलो की बहुत मेज बचा। देखिए यहाँ बा शब्द की मतलब सॉरी शब्द वही करें ना, मैं भी यार कभी कभी हो जाता हूँ। तो जहाँ बा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ये देखिए न, बा शब्द कई बार आया है यहाँ, बा कई बार आया है, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग कि जिस वर्णों में जिन जिन पंक्तियों में एक वर्ण बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होगा। समझे बालकों? एकदम हंस खेल के पढ़िए। अब दूसरे अलंकार पे चलते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के बाद यमक अलंकार आता है। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हों। समझे बालकों? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ वर्ण की बात हो रही थी, यहाँ शब्द की बात हो रही है। तो यहाँ पे यही समझना है बालकों कि जहाँ एक ही शब्द की एक से अधिक बार मीन्स यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वो बेटा होता है यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा और घटा दोनों का शब्द तो सेम है, लेकिन दोनों का यहाँ अर्थ दूसरा अलग अलग है। क्योंकि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का अर्थ दूसरा निकला यहाँ पे। घमंड घटा मतलब किस घमंड कम होना ना, काला काली घटा मतलब कहीं मौसम काला है तो वहाँ कम हुआ, और यहाँ घमंड घटा तो दोनों शब्द एक है लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ बताते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय, ना खारे बौरात नर या पा बौराए। समझे बालक को? कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पा बौराए। मीन्स कनक 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 शब्द देखिए दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। समझे? इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। तो बालकों मेरे ख्याल से अब ये नहीं भूलना चाहिए, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण जब बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, वर्ण आए। लेकिन यहाँ पर एक शब्द सेम टू सेम कई बार आए, एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। अब हम देख लेते हैं श्लेष अलंकार, और अंतिम अलंकार है ये मीन्स, ठीक है। अब श्लेष अलंकार ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना बालक को? श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है ना। एक शब्द के अनेक अर्थ हों। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए ये अनेक अर्थ होते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी पिए पानी गए ना उबरे, मोई मानस चून। अर्थात पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है, जबकि इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता मतलब पानी होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ
आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती की कोई मूल नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक शब्द है, उसका कई अर्थ निकल रहे हैं। तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो ये आप लोगों का अलंकार कंप्लीट हो चुका है बालकों। अच्छा, तो इसी बात पर एक लाइक और शेयर मार दो। लाइक तो बनता ही है ऐसी ट्रिक बताने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो इसे। जल्दी जल्दी से इसे शेयर करते जाओ और मेरे उत्साह को बढ़ाते जाओ, और मैं आप लोगों को ऐसी सी ट्रिक लेता आऊँगा। अभी हम हिंदी के सीरीज चल रहे हैं, आगे वाली क्लास बहुत ही जल्दी आएगी 24 घंटे के अंदर ना। तो अपने इसको सब्सक्राइब करके और दोस्तों को शेयर करवा दो। कुछ मत करना, ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप खुद सब्सक्राइब करिए और कम से कम 3 लोगों को कहिए, और उनसे कहिए कि 3 लोगों को ट्रांसफ़र करें। मेरी इस नीति को आप लोग फॉलो करें, और आपका प्यार मुझे चाहिए। ओके, थैंक यू आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू, बाय। जल्दी ही अगली वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।